यह कार्यक्रम हास्य फतासी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इसका आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही ले, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। समाज को पीड़ित करने वाली सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। कोई इस लड़की का इलाज कराओ रे। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अगर ये पढ़ने के बाद भी कोई बच्चा यहाँ है तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपके लायक कुछ भी नहीं है। एक मिनट, तू कौन से एनिमे का रिव्यू करी है? तू पागल हो गई है? अरे यार सच में? बस कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डियाबॉलिक लवर्स ये एक शोजो एनिमे। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी स्टोरी क्यूट, कलरफुल या फिर फेरी टेल जैसी होगी। इसकी स्टोरी बेस्ड है प्योर ब्लडेड वैम्पायर्स के ऊपर। इस एनिमे में केवल 12 ही एपिसोड हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के। तो अगर आप चाहें तो इस एनिमे को एक दिन से भी कम वक्त में ख़त्म कर सकते हैं। मेरी ये वीकनेस है कि मैं कोई भी एनिमे शुरू करने से पहले उसके एनिमेशन और कैरेक्टर्स देखती हूँ, और जब मैंने लाइफ में पहली बार डियाबॉलिक लवर्स का कोई कैरेक्टर देखा जो कि था शू साकामाकी, आई वॉज जस्ट शॉक्ड। वो कैरेक्टर इतना अमेजिंगली डिज़ाइन किया गया था कि उसे देखते ही मैं एनिमे देखने भाग गई, पहली बार बिना किसी रिव्यू के पढ़े या देखे, और शायद यही मेरी गलती थी। इतने अच्छे कैरेक्टर और ऑसम एनिमेशन होने के बावजूद भी डियाबॉलिक लवर्स के कुछ खास रिव्यू नहीं है, और जो है उनमें इसे काफ़ी बुरा बताया जाता है। वैसे मैंने उनमें से कोई भी नहीं देखा, कॉज आई रिस्पेक्ट एवरी एनिमे, पर एक में तो इसे ब्रेन कैंसर तक कहा गया। वहीं दूसरी तरफ डियाबॉलिक लवर्स के इंस्टाग्राम पे रोज़ हज़ारों पोस्ट आते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा लाइक गेन करते हैं। यानी कि एक तरफ इस एनिमे को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और वहीं दूसरी तरफ इस एनिमे को काफ़ी लोग बहुत ही बुरा समझते हैं। इस एनिमे में एक नहीं बल्कि 6 वैम्पायर ब्रदर्स हैं, एंड दे आर डैम हॉट। उन्हें देखने के बाद मस्त से कोई भी लड़की अपना हस्बैंड छोड़ने को तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है बॉयज़, यहाँ एक परफेक्ट वाइफू मटेरियल भी है, एंड शी इज़ प्रिटी क्यूट। उसका नाम है यूई। अबे ये किसको उठा के लिया है? इसकी कहानी शुरू होती है यूई से, जो कि साकामाकी मेंशन में आती है, जहां वो मिलती है इस एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट से, जो कि है आयातो-कुन। जी हाँ, शू इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है। यूई आयातो को देखती है और उसे लगता है कि आयातो मर चुका है, बट सडनली आयातो उठता है और अपने सामने किसी ह्यूमन को देख के वो उस पर अटैक कर देता है। तभी एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाली, और वो आयातो को रोक देता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि यूई को वहाँ लाया गया है 6 साकामाकी ब्रदर्स की ब्राइड बनने के लिए। मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। पर इससे उन वैम्पायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूई उनके लिए सिर्फ एक ब्लड बैंक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यूई ऐसी पहली लड़की नहीं थी जो साकामाकी मेंशन में लाई गई थी। इससे पहले भी वहाँ कई लड़कियाँ लाई गई थी, पर वो जिंदा नहीं बची। एक वैम्पायर एनिमे होते हुए भी यह एनिमे काफ़ी लाइट होता अगर इसमें नहीं डाला जाता सबसे डार्क मसाला, द पास्ट स्टोरी ऑफ साकामाकी वैम्पायर ब्रदर्स, जो किसी की काफ़ी डरा सकती है और ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि कोई ऐसा भी कर सकता है, वहीं किसी की हमें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देती है। इस एनिमे के स्टार्टिंग के 2-3 एपिसोड देखने के बाद ही हमारे दिमाग में इतने सारे सस्पेंस क्रिएट हो जाते हैं, जिन्हें शांत करने के लिए हमें एनिमे पूरा देखना पड़ता है। ये एनिमे एक परफेक्ट एनिमे होता क्योंकि इसमें ब्यूटी,
सस्पेंस और ट्विस्ट जैसे बहुत ही सारे एलिमेंट्स हैं। बस जो नहीं है वो है स्टोरी, जिसकी वजह से ये एनिमे अपनी पहली मात खाता है। डियाबॉलिक लवर्स के ख़त्म होते होते ऐसा लगता है जैसे क्रिएटर को खुद ही नहीं पता कि वो आगे स्टोरी में लिखना क्या चाहता है। स्टोरी मिस्ट्रीज क्रिएट तो करती है पर कभी उन्हें सॉल्व नहीं करती। और दूसरी गलती जिस वजह से इस एनिमे को ब्रेन कैंसर जैसे वर्ड सुनने पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि इट्स अ वैम्पायर एनिमे तो इसमें गलत क्या है, बट एवरीथिंग हैज़ अ लिमिट्स। इस एनिमे का मेन फोकस ही यही है, जहां यूई को एक एपिसोड में कई बार इन वैम्पायर्स का शिकार बनना पड़ता है और वो सीन्स कुछ ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि कोई भी शरीफ और सीधा इंसान उसे देखना नहीं चाहेगा। पर अगर आप मेरी तरह एक अच्छे बच्चे हो सो यू कैन स्किप दो सीन्स लाइक मी। डियाबॉलिक लवर्स में काफ़ी मेमोरेबल सीन्स भी हैं जो इस एनिमे के जॉनरा को परफेक्टली डिफाइन करते हैं। और इस एनिमे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस लेडी का, जो यूई और साकामा के ब्रदर्स में डायरेक्ट कनेक्शन बनती है। ये लेडी ही रीज़न है जिस वजह से यूई साकामा की मेंशन में है। और जब भी और इतनी मिस्टेक्स होने के बाद भी इस एनिमे को किसी इंसान का फेवरेट एनिमे बना सकती है। इस एनिमे के सभी OST अमेजिंग है और एक मेरा पर्सनली फेवरेट है। ज़रूरी नहीं है कि एनिमे हर किसी को पसंद आए, क्योंकि हर किसी के देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। पर बिना किसी चीज़ को देखे सिर्फ सुन के अपनी राय बना लेना बहुत गलत बात है। पसंद आया लाइक, पसंद नहीं आया तो टेस्ट। एक मिनट, वीडियो देख ली, मज़ा आ गया, अब एनिमे देखने जा रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़ता है। और यहाँ मौजूद हर एक इंसान जानता है कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, और उसके बाद भी अगर सपोर्ट ना मिले तो डिसअपॉइंट हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। तो सिर्फ बात एक सब्सक्राइब बटन दबाने की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेयर करो। और अगर मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, जिसका मैं आधे से ज़्यादा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। वरना गुड बाय, सायोनारा, अलविदा। मैंने तो वैसे भी ICA ज्वाइन कर ही रखी है। दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटर्स एक्सक्लूसिव के एक और धमाकेदार एपिसोड में।